Hi, hello friends. In this video I will discuss about Indian Constitution. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के दस्तूर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारे हिंदुस्तान को दस्तूर बनाने की ज़रूरत क्यों थी, इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलिए, दुनिया में सबसे पहले दस्तूर ब्रिटेन यानी कि इंग्लिस्तान में बना, और ये दस्तूर कोई ब्रिटेन नहीं था, ब्रिटेन इंग्लैंड का दस्तूर। और सबसे पहले दुनिया में लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार इस्तेमाल करने वाला अरिस्टोटल, जिसको अरिस्टो भी कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। और दुनिया का सबसे पहला लिखा गया और सबसे छोटा दस्तूर अमेरिका यूएसए का है, छोटा दस्तूर और पहली बार लिखा गया। और दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर हमारे हिंदुस्तान का ही है, और हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भी है। यानी कि हमारे मुल्क में 130 करोड़ आबादी है, जो इलेक्शन पर मुनहसर है। यानी कि हमारा एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। आज़ादी से पहले हमारे हिंदुस्तान में दस्तूर की मांग की गई, जबकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 और 32 के दरमियान, 1930, 31 और 32 3 साल हुई थी। इसमें आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे हिंदुस्तान को अलग एक दस्तूर चाहिए, इसकी मांग इन्होंने रखी थी। बाद में 1934 में एम.एन. रॉय यानी कि मानवेंद्र रॉय ने, जो पहला शख्स था, इन्होंने कि हमारे हिंदुस्तान को दस्तूर चाहिए, इन्होंने कहा था। बाद में 1946 1946 जुलाई अगस्त में क़ानून साज़ काउंसिल के लिए इंतखाबात हुए। इसमें 389 मेंबर चुने गए पूरे हिंदुस्तान से, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से चुने गए, यानी कि मुख्तलिफ़ रियासतों से चुने गए, और 93 मेंबर्स जो कि ख़ुद मुख्तियार सल्तनतें थे, जैसे ट्रावेंकोर, हैदराबाद, कश्मीर जैसे 650 ख़ुद मुख्तियार इलाक़े थे, वहाँ से 93 मेंबर्स चुने गए। दस्तूर साज काउंसिल की अहम कमेटियाँ, जिनमें से सबसे अहम कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी हुकूक़ की कमेटी, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अहम कमेटियाँ थे। दस्तूर साज काउंसिल की पहली मीटिंग 1946 दिसंबर 9 तारीख को दिल्ली के पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में हुई। इसमें 211 मेंबर हाजिर हुए। इसकी सदारत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सिर्फ उन्होंने इसके लिए सदारत की थी। बाद में 1946 दिसंबर 11 तारीख को डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद को मुकम्मल तौर पर सदारत करने की ज़िम्मेदारी मिली। इसके बाद हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर 2 साल 11 महीने 18 दिन के अरसे में मुकम्मल हुआ, और 1949 यानी कि 1949 नवंबर 26 को पूरा मुकम्मल हो गया। इसके बाद 1950 जनवरी 26 तारीख से हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया। इसलिए हम हर साल जनवरी 26 तारीख को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं, और हर साल नवंबर 26 तारीख को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि योम दस्तूर के तौर पर भी मनाते हैं। हमारे दस्तूर का दिबाचा प्रियम्बल, इसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, इन 3 वर्ड्स को हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए थे। और हिंदुस्तान के दिबाचे को 1976 यानी कि
42nd अमेंडमेंट 42वीं तरमीम के तहत इसको एक बार अब तक इसमें तरमीम की गई, यानी कि इसको अमेंडमेंट किया गया। चलिए अब हम हमारे हिंदुस्तान के शेड्यूल्स और पार्ट्स और दिफात इन तमाम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे हिंदुस्तान के शेड्यूल्स, हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में मुकम्मल 12 शेड्यूल्स हैं और 22 चैप्टर्स हैं और 442 आर्टिकल्स हैं। इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में यूनियन ऑफ इंडिया और इसके स्टेट्स के बारे में ज़िक्र करते हैं, और सेकंड पार्ट इसमें सिटीज़नशिप का ज़िक्र होता है आर्टिकल 5 से 11 तक, और तीसरा पार्ट बुनियादी हुकूक़ के बारे में ज़िक्र करता है आर्टिकल 12 से 35 तक 35 तक, और फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसका 36 आर्टिकल 36 से 51 तक। बाद में पार्ट 4A इसमें बुनियादी फ़राइज़ का ज़िक्र होता है आर्टिकल 51 ये। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 52 से 151 तक, और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और इसके बाद फिर यूनियन टेरिटरीज़, और उसके बाद पंचायत लोकल बॉडीज़ जो कि 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए इसमें लाया गया था आर्टिकल 243, और इसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़, और इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसके बाद शेड्यूल दलित क़बाइल इनके बारे में, और इसके बाद सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस के बारे में आर्टिकल 245 से 263 तक, और सेंट्रल और स्टेट्स के बीच माशी ताल्लुक़ात के बारे में, और इसके बाद चैप्टर 13 तिजारती ताल्लुक़ात के बारे में, और इसके बाद चैप्टर 14 इसमें सेंट्रल और स्टेट के सर्विसेज जैसे यूपीएससी सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से इन तमाम के बारे में ज़िक्र किया गया है। और इसके बाद चैप्टर 14A इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो कि 42वीं अमेंडमेंट के ज़रिए 42वीं तरमीम के ज़रिए 1976 में इसको शामिल किया गया। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन 15th पार्ट में है जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक इसका ज़िक्र करते हैं। और इसके बाद चैप्टर 17 यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ज़िक्र करते हैं आर्टिकल 343 से 351 तक। और इसके बाद एमरजेंसी जो कि पार्ट 18 में है आर्टिकल 352 से 360 तक। और इसी तरह चैप्टर 20 जो कि क़ानून को कैसे तरमीम अमेंडमेंट कैसे किया जाता है जो कि आर्टिकल 368 के तहत पूरा बताया गया है। और इसके बाद हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में शेड्यूल्स पूरे 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें पहला शेड्यूल हिंदुस्तान के सरहद के बारे में ज़िक्र करता है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़िक्र करता है। और दूसरा शेड्यूल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तमाम की सैलरीज़ और उनकी सहूलियात का भी ज़िक्र किया गया है इसमें। शेड्यूल 3 अफर्मेशन एंड ओथ्स यानी कि उनकी कितने साल की अहदा होता है और उनका ओथ लेने का प्रोसेस है, तमाम शेड्यूल 3 में ज़िक्र किया गया है। और शेड्यूल 4 स्टेट्स के ज़रिए राज्यसभा के मेंबर को चुनने का प्रोसेस बताया गया है। और शेड्यूल 5 क़बाइल ST SC और उनका नज़्म व नस्क़ के बारे में ज़िक्र किया है। और शेड्यूल 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम स्टेट्स के जो ST क़बाइल हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन का ज़िक्र किया गया है। और उसके बाद शेड्यूल 7 सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जुडिशियल इन तीनों का लिस्ट के बारे में ज़िक्र किया गया है। और शेड्यूल
8 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में ज़िक्र करता है, जो अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और शेड्यूल 9 जो कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ज़िक्र करता है। और शेड्यूल 10 जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52nd अमेंडमेंट के तहत किया गया था, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में। शेड्यूल 11 पंचायत के बारे में ज़िक्र करता है इसमें, जो कि 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए इसको शामिल किया गया हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में। और शेड्यूल 12 जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में ज़िक्र करता है, इसको 74th अमेंडमेंट के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में शामिल किया गया, जो कि 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था। हम हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में मुख्तलिफ़ ममालिक से जो वहाँ पर अच्छे हैं, जो अच्छे चीज़ें हैं, हम हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में अडेप्ट किए गए हैं। जो कि हम रशिया से, यानी कि USSR था उस वक्त, वहाँ से हमने बुनियादी फ़राइज़ लिए हैं। और 5 ईयर प्लान्स, जो कि 5 साला मंसूबे भी हमने वहीं से लिया था। और USA अमेरिका से हमने बुनियादी हुकूक़ लिए हैं। और प्रेसिडेंट रूल भी हम USA से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तमाम USA से ही लिए गए हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का सिस्टम भी हम USA के ज़रिए ही हमारे दस्तूर में अडेप्ट किया गया है। और कनाडा के दस्तूर के ज़रिए हम पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल पावर्स क्या हैं और स्टेट के पावर्स क्या हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा इख्तियारात, पावर्स दिए गए हैं, ये सब कनाडा के दस्तूर से हम लिए हैं। और हर रियासत के लिए एक गवर्नर को इंतख़ाब करना, ये भी हम कनाडा के दस्तूर के ज़रिए ही लिए हैं। और आयरलैंड के दस्तूर के ज़रिए हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड के दस्तूर के ज़रिए लिए हैं। और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले मेंबर्स को भी हम यहीं। और इसके बाद हम इंग्लैंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हम हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में अडेप्ट की हुई चीज़ें, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, काग, अटॉर्नी जनरल, ये तमाम चीज़ें, जो बिल पास होने का तरीक़ा, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने का तरीक़ा, रिट्स जारी करने का सिस्टम, ये तमाम हम इंग्लैंड, ब्रिटेन से हमारे दस्तूर में अडेप्ट किए हुए। और ऑस्ट्रेलिया के दस्तूर से हम कॉन्करेंट लिस्ट को हम अडेप्ट किए हैं। और जापान से हम हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में जीने का हक़, यानी कि आर्टिकल 21A में दिया गया है, इसको हम जापान से लिए हैं। फिर जर्मनी के दस्तूर से हम इमरजेंसी के हालात, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360, जो कि इमरजेंसी के बारे में बहस करते हैं, ये तमाम हम जर्मनी से लिए हैं। और फ्रांस से हम रिपब्लिक सिस्टम को लिए हैं। और इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, इनको भी हम फ्रांस के दस्तूर से लिए हैं। और साउथ अफ्रीका के दस्तूर से हम राज्यसभा के मेंबर्स का इंतखाब किस तरह किया जाता है, और दस्तूर का अमेंडमेंट, दस्तूर की तरमीम किस तरह किया जाता है, ये सब हम साउथ अफ्रीका के दस्तूर से हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर में अडेप्ट किए हैं। और नॉर्वे के दस्तूर से हम हमारे स्टेट्स के, जो कि लोअर हाउसेस हैं, जिसको काउंसिल कहा जाता है, इसके ज़रिए हम हायर हाउसेस के मेंबर्स को चुनने के तरीक़े को हम नॉर्वे के दस्तूर से लिए हैं। चलिए हम आगे की स्लाइड में जो अहम इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि पहली सदारत कब हुई, पहली मीटिंग कब हुई, और लास्ट मीटिंग कब हुई, और कब दस्तूर बनाना मुकम्मल हुआ, और कब से हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर अमल में आया, जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। इन तमाम जो अहम डेट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।